1000 में आप, मेरा सजेशन है 50% कम से कम स्मॉल कैप फंड में डालिए। तो 50% स्मॉल कैप, 20 से 30% मिड कैप एंड 20% आपका बैलेंस फंड। मान लीजिए मकान के लिए आपने 20 साल उधार लिया, तो 20 साल में वो 10% विल कंपाउंड मोर देन द इंटरेस्ट यू हैव पेड टू द बैंक। कोई भी बड़ा ओकेजन होता है तो बड़े बुजुर्ग आपको एक गुड़ मंत्र देते हैं। तो एक गुड़ मंत्र बहुत सिंपल है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रूल ऑफ 72। तो किसी ने हिम्मत करके 38 साल 10,000 रुपए की SIP चलाई होती, कितना अमाउंट होता? 20 करोड़ के ऊपर होता। जितना जल्दी शुरुआत करें हम स्मॉल कैप फंड से करें। सबसे सस्ता म्यूचुअल फंड जो आज की तारीख में NPS है, उसका खर्चे का एक्सपेंस रेशियो 0.6 to 0.7। उनका टाइटन सबको याद है, ILFS नहीं ध्यान होगा, DLF नहीं ध्यान होगा। हर आदमी का जो जीता हुआ घोड़ा होता है वो सब ध्यान करते हैं। हमको बचपन से सिखाया गया बेटा अगर गाड़ी खरीदनी है तो आज बाइक से काम चला लो, गाड़ी बाद में खरीद लो। आज की तारीख में बच्चे को अगर फोन खरीदना है तो सीधे iPhone पे जाता है। चलो जी, any mistake that you have made? I made a mistake. So what would you advise to new investors? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट एपिसोड, जहां हम आज बात करेंगे कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। बोलना बहुत आसान है लेकिन कठिनाई तो है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो होती है वो पहले, जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो पहले सेविंग, जब आप कमाते हैं तो आप पहले सेव करते हैं। जब आपके पास एक क्वांटम ऑफ मनी सेव हो जाता है, उसके बाद आप सोचते हैं कि उस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। ये कोई आपको सिखाता नहीं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि आप इसमें लगाइए पैसा, इसमें लगाइए, 5 साल में डबल हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाइए। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड? कैसे आप मनी को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, अपने कैपिटल को बचा भी सकते हैं और उस पर अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसी पे हम बात करेंगे आज, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर शरद टंडन, इज फाउंडर इन्वेस्ट एट ईज। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शरद जी, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, पहले उसकी बात तो हम करेंगे। पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज की अपनी सेविंग को, और इस समय जो है आपका पैसे से पैसा कैसे बना है। गीतू, अगर आप देखेंगे आज की तारीख में भारत में मोटा अगर मिडिल इनकम ग्रुप देखेंगे तो करीब 60 से 70 करोड़ आदमी हम लोग उसी में रहते हैं। मेरा अपब्रिंगिंग उसी एक ग्रुप में हुआ। मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत करके हमको पाला पोसा। एक ही अच्छा काम उन्होंने बड़ा अच्छी तरह किया कि दोनों भाइयों को हमको पढ़ने लिखने में कभी रोक टोक नहीं, हमने उससे ही सीखा। और सामान्यतः जैसे भारतीय परिवार में होता है, घर पे कोई पैसे की बात नहीं करता है जी। हमारे यहाँ खाने के टेबल पे कभी पैसे की बात नहीं, हमको पता नहीं चला पापा कहाँ से लाए। पढ़ाई सबकी हुई। जब मैंने नौकरी चालू की 1996 में, MBA करके पास हुआ, किसी ने मेरी उंगली पकड़ के ये नहीं बताया पैसा कहाँ। पापा ने जो सीखा था उस टाइम पे LIC, UTI, यही स्कीम थी, पोस्ट ऑफिस, FD कर लो। क्योंकि घर में पहले क्या है, आपको एक लाइन ऑफ डिफेंस बनानी है कि मेरा खर्चा तो चले, उसके बाद पैसा क्या हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो हमारी भारतीय सभ्यता के हिसाब से हमको सिखाया गया। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 30 साल के मेरे अपने अनुभव में मैं म्यूचुअल फंड्स में काम किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में काम किया, और 2013 में मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी चालू की जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि हम एक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे बताएं कि आपका हाथ हम पकड़ के आपका पैसा बनाएंगे। हमने उस तरह से उद्देश्य से चालू किया था। एंड हमको किसी ने, मैं बम्बई में रहता हूँ आज की तारीख में 2002 से, लेकिन किसी ने हमको बम्बई में ये नहीं बताया। और आपने भी समाज में देखा होगा, जो आदमी के पास पैसा होता है वो चाहता है आप गरीब रहो, मैं ऊपर रहूं। वो कभी आपको अपनी टेबल पे बैठाएगा नहीं जी। सामान्यतः सबके आसपास वैसे ही लोग होते हैं। तो जो मैंने पिछले 25-30 साल में सीखा वो ये है, हम कितना भी ज्ञान दें टीवी पे आके, रेडियो पे आके, कि आप पैसा बचाओ। पहली स्थिति अगर आप देखेंगे अपनी कॉलेज लाइफ से चालू करें आज की तारीख में भी जी। 18 से 20 साल का बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, हमने उसको घर पे बताया ईमानदारी से पढ़ाई करो, भविष्य सुंदर रहेगा। वहां तक तो ठीक था, बेचारा ग्रेजुएट हो गया।
आज की तरह ग्रेजुएट इंजीनियर की भी स्टार्टिंग इनकम आपके 3-4 लाख रुपए है जी। गांव में। तो कोई रह नहीं रहा है, खेती कोई कर नहीं रहा है, सब अपना वो छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सबको एक तरह से तरक्की चाहिए, एस्पिरेशंस। कोविड ने दूसरा स्टार्ट एक इंस्टेंस किया कि जो आदमी पहले शहर में रहता गांव गया, तब उसकी आदत पड़ गई, पहले हम गांव में चिकनी मिट्टी से नहा लेते थे, अब हमको साबुन चाहिए। हम यहाँ पे शहर में रहे तो लाइट 24 घंटे आती है, गांव में नहीं आती थी, अब बढ़ गई है, गांव में अब शायद 20-25 घंटा। तो एस्पिरेशन बदल हुए, पहले प्रॉब्लम हम लाइफ बॉय यूज करते थे, अब कैमे यूज करेंगे, जो करेंगे। आदत तो पड़ गई, अच्छी आदतें हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ के निकला, उसकी जद्दोजहद कहाँ पे है? अगर वो शहर में आके अकेले रह रहा है तो पहले तो किराया, खाने पीने का हिसाब, नौकरी मिल गई तो नौकरी बचाने के लिए लड़ाई। तो हम उसको बोलेंगे पैसा बचाओ, कहाँ से बचाएगा? नहीं बचा पाएगा। उसके लिए तो मैं घर में जैसे अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही है कि हमारी जिंदगी में हवा, पानी, दाल, रोटी, मिष्ठान, 56 भोग, ये 5 तरीके के फेजेस आते हैं। वो बच्चा जो अभी कॉलेज से निकला है, वो जद्दोजहद में है कि मैं जिंदा कैसे रहूं, तो उसके लिए वो स्टेज है हवा वाली। लेकिन हवा वाली स्टेज में भी हम लोगों को सिखाया जाता है योगा की तरह प्राणायाम करिए, तो थोड़ा तो आप ब्रेथ अपनी लंबी रखेंगे, सांसें लंबी खींचेंगे। तो मेरा कहना यही है, उसको आप बकेट को ऐसे माने, हवा वाला स्टेज जो आपका है कि आपकी कमाई आपके खर्चे से कम है, तो उस टाइम को कुछ भी करके, कुछ और खर्चे अपने कंट्रोल करके, या आपको एक चीज पहले स्टार्ट करनी चाहिए कि एक अपने ऊपर टर्म प्लान ले। ओके। टर्म प्लान इसलिए लेना जरूरी है, 20-25 साल के बच्चे के लिए अगर आप मान लीजिए जिसकी कमाई 2-3-4 लाख रुपए, 50 लाख रुपए टर्म प्लान लेगा, बहुत है। वो 50 लाख के टर्म प्लान में सामान्यतः प्रीमियम 3-4 हजार रुपए साल आएगा। लेना इसलिए जरूरी है कि उसके माँ बाप, चाचा चाची अगर शादीशुदा नहीं है तो भी ये घर में कुछ परिवार है, काका काकी, जिनके उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अगर इसको कुछ हो गया तो वहां पे कुछ जिम्मेदारियों को इट विल बी टेकन केयर ऑफ। एक बार वो निकल गया, उसकी नौकरी लगी। अब नौकरी 2 तरीके से लग सकती है, या तो आपको सरकारी लगी, कॉर्पोरेट लाइफ लगी प्राइवेट सेक्टर में, जहां पे आप बड़ी कंपनी में लग गए तो आपका ईपीएफ कट रहा है, कुछ बचत हो रही है। और कई होगा कि आप किसी बिजनेस में लग गए या स्मॉल इंडस्ट्रीज में लग गए जहां पे आपका ईपीएफ भी नहीं कटता है जी। तो अभी आपके पास अगर गलती से कुछ बीमारी आ जाए, ये तीसरे सेगमेंट के लिए, तो आपका सास की तरह में फॉर्चूनेटली आयुष्मान कार्ड है, तो एटलीस्ट कुछ तो इलाज हो जाएगा, तो आप वहां पे कवर्ड है। सो अभी आपका टर्म प्लान हो गया, जिंदगी आपकी एक तरह से कवर्ड है, एक हेल्थ प्लान हो गया, कवर्ड है, और जो अपना प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका ईपीएफ कट रहा है, तो उनकी कुछ बचत हो रही है। अब ये ईपीएफ में कुछ पैसा क्या जा रहा है, 12% आपकी बेसिक, छोटा होगा, 500 रुपए, 700 रुपए, जो भी जा रहा हो। मेरा एक ही ऑब्जेक्ट उसमें संदेश है कि वो जो पैसा आपका जा रहा है, ईपीएफ वाला जो पोर्शन है एनपीएस में जाता है, क्योंकि गारंटीड पेंशन तो है नहीं, एनपीएस में जा रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में, उसको आपको एग्रेसिवली भी मैनेज इक्विटी फंड में रखना चाहिए, उसको बैलेंस या डेट में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। एंड क्यों करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। पैरेलली इनको क्या करना चाहिए, ये दोनों तबकों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बिजनेस में लगे लोगों को हो, एक अपना 3 से 6 महीने के खर्चे भर का पैसा, जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था पिगी बैंक में डालना पैसा, वैसे इकट्ठा करके कॉर्पस बैंक में रखना चाहिए कि कल को मेरी नौकरी चली गई, मेरा जिस बिजनेस में काम करता हूँ वो बंद हो गया, तो मैं यहाँ शहर में रह के दूसरी नौकरी खोजूंगा कैसे, उसके लिए एक औचित्य है। या कोई अपने गांव में घर पे ही है, उसका कोई बिजनेस उसने खड़ा किया है, बरसात नहीं हुई, खेती ठीक से नहीं हुई, वो एक पीरियड निकालने के लिए 3-4-5 महीने का खर्चा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। जब आप ये स्टेज पार कर लेंगे तभी आपका इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू होगी। करेक्ट। ये तो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब दूसरी स्टेज आती है जहां पे आपकी कमाई आपके खर्चे से तो ज्यादा है, लेकिन 3 गुने से कम है। ओके। और आप सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कमाई में जब हम बात करें, अगर मान लीजिए आपका घर में 2 लोग कमा रहे हैं तो जोड़ के कमाई है, लेकिन उसमें आपका साल के आखिर में जो वेरिएबल बोनस आता है उसको नहीं इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आएगा नहीं आएगा पता नहीं अपने को। और खर्चा जो है ना, अगर मान लीजिए आप 100 रुपए खर्चा करते हैं, अपना खर्चा हमेशा 110-115 रुपए मान के चलें,
क्योंकि कभी भी मेडिकल रिक्वायरमेंट आ सकती है, कुछ अर्जेंसी आती है, घर में कुछ जरूरत पड़ सकती है जी। जब आप इस स्टेज में आ रहे हैं तो हम शहरों में बोलते हैं आप सर अपना SIP मैक्सिमाइज कर लीजिए। फॉर्चुनेटली आजकल SIP क्या है, धन्यवाद CV भावे साहब का 2008 में कि उन्होंने एंट्री और एग्जिट लॉट हटा दिया। और पिछली सेबी चेयरपर्सन का कि उन्होंने छोटू SIP भी चालू कर, 250 रुपए की SIP आप चालू कर सकते हैं। तो आप 250 रुपए की SIP चालू कर सकते हैं। आप अगर 1000 रुपए बचा सकते हैं तो 1000 रुपए की SIP कीजिए। 1000 में आप, मेरा सजेशन है 50% कम से कम स्मॉल कैप फंड में डालिए। ओके। ये सामान्यतः जो आपने आज तक सुना होगा उससे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि हर आदमी कहता है पहले अपना खतरा बचाइए फिर कम एग्रेसिव फंड में जाइए। लेकिन इसको भी हम कंपेयर करें, क्यों मैं ये कह रहा हूं। सो आपका 50% तो स्मॉल कैप गया, वो 50% जो दूसरा बचा उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं अपनी अपनी इन्वायरमेंट के आसपास है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको स्मॉल कैप में तो हो गया, अब लार्ज कैप करना, और जिसको हम बैलेंस फंड बोलते हैं या हाइब्रिड फंड बोलते हैं, यहाँ पे डेट और इक्विटी है, वो पोर्शन ऐसा है जो आपको FD से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देगा। मैं यहाँ तक अभी कोई टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी 4-5 लाख रुपए की तनख्वाह चालू किया है, 3 गुना भी करने लगा तो उसकी 10-12 लाख रुपए तनख्वाह, इस साल से 12 लाख टैक्स फ्री है। तो टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा अभी। लेकिन ये करिए। अब तीसरा स्टेज जिसको हम बोलते हैं दाल रोटी, कि आपको स्टेपल डाइट तो खानी है। अब आपका क्या हो गया, पानी के नीचे थे, पानी के ऊपर आ गए, सांस ले पा रहे हैं। अब इसको आप आनंद बोलिए, दाल रोटी बोलिए। पहले घर में शायद 1 सब्जी और रोटी खा रहे थे, अब आप 2 सब्जी, दाल, दही सब कुछ खाना है, क्योंकि आपकी कमाई बढ़ गई है। तो अब 3 से 5 गुना आपकी कमाई हो रही है खर्चे के। तो आप इस स्टेज पे आ गए जहाँ पे तीसरी स्टेज है। इस स्टेज में आपका इन्वेस्टमेंट का जो खर्चे के बाद पैसा बच रहा है 50 से 60% गोज इनटू स्मॉल कैप अगेन। ओके। ये किटी ऑफ आपका कंट्रीब्यूशन स्मॉल कैप 50% के आसपास आप रखिएगा। अच्छा, ये एज ग्रुप क्या होगा? मे बी इन 30s, राइट? एज ग्रुप में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने लॉ पढ़ा या मेडिकल पढ़ा तो उसकी कमाई चालू 30 के बाद होगी। करेक्ट। सो आप चालू कीजिए, मतलब ऐसे कर लिए कि आपने जब से नौकरी चालू की, अपना बिजनेस चालू किया, उससे 7-8 साल निकल चुके हैं, तो आपकी इनकम 5 गुना करीब हो रही है, 3 से ऊपर हो रही है। तो आप उस स्टेज में हैं, घर वाले आपके लिए शादी में गांव में देखने लगे हैं, या आप अपने आप यू वांट टू गेट सेटल डाउन, वो स्टेज है। तो 50% स्मॉल कैप, 20 से 30% मिड कैप एंड 20% आपका बैलेंस फंड। ओके। अब अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल समाज में आज तक जितना लोगों ने आपको बताया सबके विपरीत है। सब क्योंकि कहते हैं पहले लार्ज कैप दैट विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मेरा अपना मानना है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये करो। देखिए, लार्ज कैप और आर्बिट्राज लिक्विड फंड में रख के मेरा रिटर्न कितना बनेगा? आर्बिट्राज लिक्विड फंड में 6 से 7%। इन्फ्लेशन मेरा रिटेल में 8 से 10% है। हम होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में तो काम नहीं करते, हम CPI पे करते हैं। अब मैं अंडा ब्रेड खरीद रहा हूँ, वो आज बढ़ गया दाम, तो अगर मैं 6% कमा रहा हूँ और 8% बढ़ गया मेरा खर्चा, तो मेरा तो नुकसान ही है। सो घाटा तो हो रहा है अगर हम आर्बिट्राज लिक्विड इन सब में रखेंगे। अगर मेरे को इन्फ्लेशन से ज्यादा बनाना है तो मेरे को कम से कम लार्ज कैप में रखना है। मैं स्मॉल कैप इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप शुरुआत की नौकरी से लेके जब 60 साल तक जाएंगे आपका समय ज्यादा है। करेक्ट। तो लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप कंपाउंड ज्यादा करता है। एंड हम डेटा के साथ बात करेंगे। 40 साल पुराने फंड है इंडिया में, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखें, UTI के बाद पहला आया SBI, फिर आया केनरा बैंक, फिर फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड आया जो कोठारी पायना था, आज की तारीख में उसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हम लोग जानते हैं। हम उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। अब आप स्थिति में आ गए जहां पे आप 50% स्मॉल कैप कर रहे हैं, आप दाल रोटी खा रहे हैं, आपका 20 से 30% मिड कैप में है एंड बाकी। अब लेकिन यहाँ तक 8 से 10 साल आपकी नौकरी हो चुके हैं। करेक्ट। तो जो आपका इमरजेंसी कॉर्पस है वो ऑलरेडी आपका मोटा मोटा 10 से 12 महीने के खर्चे के बराबर है जी। अब आपको खड़े होके आपके पास एक ऑप्शन है डिसाइड करने का कि मेरे को कितना इमरजेंसी कॉर्पस और प्रोविजन करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है देन वो वाला पोर्शन हमको किसी और चीज में एलोकेट करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी स्टेज में हमको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के थोड़ा
जैसे कबड्डी या खो खो खेलते हैं हम लोग, तो निम्बल फुटेड होते हैं जो एक तरफ से डायरेक्शन बदल के दूसरे डायरेक्शन में करे, या क्रिकेट पार्लेंस वगैरह रन आउट होना बचना है तो लौट के वापस अपने क्रीज में जाना है, वैसा टाइप का। अगर मिड कैप नहीं अच्छा कर रहा है और हमको लगता है अगले 2 साल में हमको पैसे की जरूरत है, तो हमको थोड़ा डिफेंसिव लार्ज कैप में जाना है। अगर एनवायरमेंट जैसे आज की तरफ चला, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, वी नो यूएस इंडिया का टैरिफ वॉर प्रैक्टिकली खत्म है, पाकिस्तान वाला एपिसोड इज स्लाइटली बिहाइंड, इंडिया अच्छी तरह 7-8% ग्रो कर रहा है, अगला 5 से 6 क्वार्टर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वी शुड बी बेटर ऑफ देन व्हाट वी वर इन लास्ट 4-5 क्वार्टर्स। करेक्ट। तो आप थोड़ा रिस्क वाले पोर्टफोलियो बढ़ा ली। अगर आज इसका रिवर्स होता तो आप थोड़ा डिफेंसिव में जाते हैं। लेकिन ये तीसरी और चौथी स्टेज में जहां आप दाल रोटी खा रहे हैं और आप कभी कभी मिष्ठान भी खा रहे हैं, या महाराष्ट्र में बोले तो श्रीखंड। मैं महाराष्ट्र से बोला कि मैं बॉम्बे में सेटल हूँ तो ध्यान कर रहा था। नहीं बिल्कुल। और मेरे को बोलने में अच्छा लगा, मैं शुगर का पेशेंट तो खा नहीं सकता। अभी ये आपको खाना है, तो इसके लिए आपको एक और प्रोडक्ट कर सकते। अब आप स्थिति ऐसी है कि अगर 2 से 3 साल मेरा पोर्टफोलियो ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, मेरे को विड्रॉ नहीं करना है। ओके। तो मैं थोड़ा लॉक इन वाले प्रोडक्ट देख सकता हूँ। आपका एनपीएस तो लॉक इन है, जब तक रिटायरमेंट होगा तभी निकाल पाएंगे। तो आप आज की तारीख में अगर थोड़ा लॉक इन देखना है, विच इज लिए और रियल एस्टेट खरीदना है आपको, या ऐसी चीज खरीदनी है, जैसे कुछ स्कीम्स आती हैं क्लोज एंडेड आती थी पहले, आज की तारीख में तो कमाती हैं, आजकल नहीं आती हैं। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए पैसा ज़्यादा हो गया, इसमें कई कैटेगरी हो, किसी को 10 लाख जुड़ा है, किसी को 50 लाख, किसी को करोड़ जुड़ा है, तो AIF करना है, PMS करना है, वो प्रोडक्ट आ जाएंगे। किसी को अपना घर खरीदना है तो डाउन पेमेंट के लिए मार्जिन मनी है, यू कंपाउंड। मेरा एक ही कहना है, जिस दिन आप उधार लें, अपने उधार की इंस्टॉलमेंट का 10% का SIP एक मिड कैप फंड में चला लें। ओके। उसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए मकान के लिए आपने 20 साल उधार लिया, तो 20 साल में वो 10% विल कंपाउंड मोर देन द इंटरेस्ट यू हैव पेड टू द बैंक। ओके, आई नीड टू इसके बारे में और समझना चाहेंगे। विल टॉक ऑन दैट। एंड छठी स्टेज, 5वीं स्टेज आती है कि भाई आज 56 होगा, अब हम क्या स्थिति हो गई, मेरे खर्चे पूरे हो गए, शादी हो गई, सेटल हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे, तो अब मेरे को जो मर्जी करता है मैं वो खा सकता हूँ, मेरी कमाई बढ़ गई है, 7 से 8 टाइम मेरी कमाई हो रही है खर्चे की, मेरा पोर्टफोलियो ठीक चल रहा है। वो खराब स्थिति में मेरे को 8 से 10% तो देता ही है, अच्छी स्थिति 15-16% देता है। कोई भी इक्विटी पोर्टफोलियो, चाहे लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, वोलेटाइल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, एंड लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ 8 से 10 साल के ऊपर, एनीवेयर बिटवीन 12 से 20-22% के बीच का रिटर्न है। करेक्ट। एंड उस रिटर्न के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, हिंदुस्तान की ग्रोथ जो GDP में आती है, इन्फ्लेशन जो आप खुद खर्चा बढ़ाते हैं, एंड अगर आप इक्विटी में जा लें 3 से 4% उससे ज्यादा देगा तभी आप इक्विटी रखेंगे, तो रखेंगे नहीं। तो अगर ये आप सोच लीजिए आज की तारीख में GDP में 6-7% मान लें, डिबेट कर सकते 6 है कि 8 है, बस 7% मान लें, इन्फ्लेशन अगेन 6%, 7 + 6 13। अगर इक्विटी मेरे को 12 से 15% रिटर्न नहीं देगी तो मैं इक्विटी में पैसा क्यों रखूंगा? बट ये वोलेटाइल होगा। पिछले साल भर में इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अगले साल दे सकता है। उसके 1 साल पहले देखेंगे सब फंड ने 20 से 25-30% रिटर्न दिया। स्मॉल कैप जाएंगे तो 40% रिटर्न था। सो एवरेज में, एंड ये सबसे खराब एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, पता नहीं जो जनता देख रही है उसमें से कितने लोगों को ये याद होगा, एक इंस्टीट्यूशन है UTI हमारे पास, और उसकी पहली स्कीम होती थी मास्टर शेयर। आज की तारीख में उसका नाम बदल के दूसरे फॉर्म में है, लेकिन 38 साल हो गए उस स्कीम को। 38 साल में उसने इतने ऊंच नीच देखे हैं, उसके बारे में इतनी हमने बुराई की है, अच्छाई की है, लेकिन 14.5% का रिटर्न दिया है। अच्छा, CAGR। अब ये रिटर्न नंबर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पैक्ट है? तो उसके लिए एक, अगर गांव देहात में आप पोस्ट ऑफिस में किसी से पूछेंगे या शहरों में, तो KVP जब आता था, NSC आता था, तो लोग बोलते 60 महीने में डबल, 72 महीने में डबल। उसका एक ही है। एंड ये सबको अपने गांव में होता है ना, जैसे कोई भी बड़ा ओकेजन होता है तो बड़े बुजुर्ग आपको एक गुड़ मंत्र देते हैं। तो एक गुड़ मंत्र बहुत सिंपल है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रूल ऑफ 72। 72 को आप, अगर मान लीजिए आपका 6% इंटरेस्ट है, 72 को 6 से डिवाइड करें तो आपका पैसा 12 साल में डबल होगा। अगर आपको 12% ब्याज आ रहा है तो 72 को डिवाइड करें 6 साल में डबल होगा। अब आप इसका गेम देखिए,
कैलकुलेशन के आसानी के लिए मान लीजिए एक फंड ने आपको 12% दिया, तो छठे साल दुगना हो गया, 12वें साल वो 4 गुना हुआ, 18वें साल 8 गुना हुआ, 24वें साल 16 गुना हुआ। अब एक दूसरा फंड है जिसने, कैलकुलेशन आसानी के लिए कह रहा हूं इसलिए 16 सीधे जंप कर रहा हूं, 16% रिटर्न दिया, तो 16 दूनी 32, मोटा मोटा 4.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 72 को अगर आप 16 से डे 4.5 के आसपास आएगा। आपका 100 रुपए 200 हुआ 4.5 साल में, 400 हो गया 9 साल में, 13.5 साल में आपका 800 हो गया, 18 साल में आपका 16 गुना हो गया, 21 साढ़े 21 साल में आपका 32 गुना हो गया। ये 4% का अंतर है कि अगर आप 20 से 22 साल पैसा होल्ड कर रहे हैं, ये 4% रिटर्न के अंतर से आपका पैसा डबल हो सकता है। आप इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं। अगर मैंने 1000 रुपए की SIP चलाई और एक SIP मैं चलाता हूं 6 साल, तो मैंने 1 साल में डाला 12,000 रुपए, 6 साल में डाला 72,000 रुपए। लेकिन मेरा पहला इंस्टॉलमेंट गया उसका तो 6 साल हो गया और आखिरी इंस्टॉलमेंट का खाली 1 महीना हुआ। तो हम अगर एवरेज निकालेंगे तो हमारा एवरेज होल्डिंग जो होगा 3 साल होगा। तो अगर 12 मेरे को 14% रिटर्न आ रहा है और 3 साल पे आया ऑन 72,000 रुपया, तो कैलकुलेट कर ले वो 1 लाख रुपए के आसपास आएगा। लेकिन वही SIP मैंने 6 के बजाय 12 चलाई, 12 के बजाय 18 चलाई, 24 चलाई। इसीलिए जब मैं बता रहा हूँ स्मॉल कैप में आप SIP चालू ज्यादा कीजिए। अब आप कंपाउंडिंग इफेक्ट देखिएगा। आप बोलेंगे स्मॉल कैप का रिटर्न, हिस्टोरिकली लार्ज कैप का रिटर्न पिछले 30 से 40 साल का अगर एवरेज निकालेंगे 12 से लेके 13% के बीच में है। मिड कैप 16 से 18 है। अच्छा, स्मॉल कैप जो फंड्स हैं 18 से लेके 22 तक। मैं पूरे फंड एवरेज का बता रहा हूँ। आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू कोट एनी एग्जाम्पल। अगर इतना अंतर है 10% का, 4% के अंतर पे तो हम वहां थे। हम जो UTI मास्टर शेयर की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने हिम्मत करके 38 साल 10,000 रुपए की SIP चलाई होती तो कितना अमाउंट होता? 20 करोड़ के ऊपर होता। और ये एक्चुअल डेटा है, इसमें मैं कोई मतलब एक्सेल शीट में ड्रैग करने की जरूरत नहीं, एक्चुअल NAV मूवमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छे सिलेक्शन होते हैं, आपने कहा UTI नहीं पसंद है मेरे को, उस टाइम पे एक रिलायंस म्यूचुअल फंड होता था जी। तो रिलायंस का विजन फंड होता है, आज की तारीख में निप्पॉन विजन बोलते हैं। उसका अगर देखें 26% रिटर्न है एनुअलाइज पिछले 25-26 साल में, वो 42 करोड़ के आसपास होता है। आज की तारीख में मेरे जैसे आदमी को आके पॉडकास्ट पे, टीवी पे, प्रिंट में, सब में बोलने में आसान है। मैं 40 लाख का SIP करता हूँ, 50 लाख का करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम जिस तबके का हाथ पकड़ के बढ़ाना चाहते हैं, वो तबके को 40 लाख तक पहुंचने का पहला रास्ता तो पता चलता है। इसलिए वो क्रिटिकल है, हम जितना जल्दी शुरुआत करें हम स्मॉल कैप फंड से करें। हमको सेक्टर नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैं सेक्टर तक गया नहीं। लेकिन आप चौथी स्टेज तक जब आएंगे तब तक आप समझ लगे कि हीरो होंडा बिक रही है कि मारुति बिक रही है कि टाटा का ट्रक बिक रहा है, ये तो समझ में आएगा। तो हमको देखना है वो बिक रहा है, वो जो चीज ज्यादा बिक रही है उस वाले सेक्टर फंड। लेकिन सेक्टर फंड में आप 30 साल तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। सेक्टर रोटेशन आपके आसपास इंडस्ट्री लग रही है तो आपको लग रहा है मेटल, सीमेंट्स ये सब चलेगा। आपको कुछ ज्यादा नहीं, आपको खाली आंख खोल के अपने आसपास के समाज में क्या चीज चल रही है की कंजम्पशन हो रहा है वो आपको देखना है। और कुछ ना समझ में आए, इन सबको चलने के लिए, उधार देने के लिए बैंक तो है। अगर ये अच्छा करें तो बैंक भी अच्छा करेगा। बट ये सेक्टर फंड में हर 30 से 4 साल में आपको देखना पड़ेगा कि सेक्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या डाउन साइकिल में तो नहीं है। इस यात्रा में एक ही मेरा सजेशन है, एंड सबके पास घर में कोई ना कोई गाइड होता है, काका, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, जो भी होगा। अगर उनको मार्केट नहीं पता है, आप एक ऐसे आदमी बात करें जो आपकी भाषा में आपसे बात कर पाए। जरूरी क्यों है, जब मार्केट खराब होगा ना तो आप डर के मारे निकले नहीं, क्योंकि एक बार आप कोविड टाइम पैसा निकालना दोबारा डालेंगे नहीं। वो है। 2008 में भी ऐसा हुआ था, सब प्राइम इशू आया, निकाल लिया। 2000 में .com के बाद पाकिस्तान वाले चक्कर में, चीन गलवान के टाइम पे किसी ने अगर पैसा निकाल लिया, जब तक सोचता दोबारा डालूं, वो मौका नहीं मिलता। तो हर चीज महंगी ही मिलती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने किताब से पढ़ा नहीं है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। लेकिन
आपने बोला आज आके अपना अनुभव शेयर करो, तो मैं खुले दिल से बिल्कुल एकदम ग्रामीणी भाषा में बात करने की कोशिश की है। शरद जी, ये बताइए, आपने एनपीएस के बारे में कहा और आपने ये कहा कि एनपीएस की एलोकेशन जो है वो भी एग्रेसिव होनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, एनपीएस में एक ही ड्रॉबैक आज की तारीख में है। सबसे सस्ता म्यूचुअल फंड जो आज की तारीख में एनपीएस है, उसका खर्चे का एक्सपेंस रेशियो इज 0.6 to 0.7। ओके। पिछले 10 साल में स्मॉल कैप एंड या हाई इक्विटी एक्सपोजर, और स्मॉल कैप तो उसमें होता नहीं, हाईएस्ट इक्विटी एक्सपोजर में 19% एनुअलाइज रिटर्न पिछले 10 साल का एवरेज अगर आप एसआईपी करें। उसमें एसआईपी बाय डिफॉल्ट हो जाता है आपका, क्योंकि आप अगर एम्प्लॉय तो हर महीने कट रहे हैं, नहीं तो मेरे जैसा आदमी अलग से डालता है। तो स्टिल आई रन माय एसआईपी। ओके। उसमें 19% है। अगर आप बॉन्ड फंड में जाते हैं तो वहां पे आपको 7 से 8% है। आप लार्ज कैप जो उनका डिफेंसिव बैलेंस वाला पोर्टफोलियो उसका 10 से 11 है। और दूसरा एनपीएस का एडवांटेज क्या है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो ऑटोमेटिक रीबैलेंस हो जाता है, उसका इक्विटी पोर्शन कम होता है, डेट में ज्यादा जाता है। अच्छा। अगर मेरी आज की तारीख में ओपन फोरम में सरकार से दरख्वास्त है 2 ही है। एनपीएस में आप हमको अलाउ करिए कि हम कितना इक्विटी चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग अस कि बस ये हम एज के हिसाब से कर देंगे। अच्छा। मैं समझता हूँ सरकार ने क्यों किया, क्योंकि सबको मार्केट नहीं मालूम है जी। लेकिन लॉन्ग टर्म बात सोचिए, 25 साल पे आपने चालू किया, 50 साल में भी आज की तारीख में जैसे लोग कहते हैं सर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, रिटायर अर्ली, 50 तक तो नौकरी करोगे आप, तो 25 साल का दायरा है आपका। अब 25 साल में आप कोई भी पीरियड का इतिहास निकाले देंगे, स्मॉल कैप वुड हैव आउट परफॉर्म। तो इसलिए हाई इक्विटी विल ऑलवेज आउट परफॉर्म, क्रिएट मोर वेल्थ। एंड हम लोग सबको जो नौकरी पेशा रहता है अपना एनपीएस का कॉर्पस भूल जाते हैं, हम कभी उसमें ध्यान नहीं देते, अपना ईपीएफ हम लोग भूल जाते हैं जी। ड्रॉबैक एक ही है उसका कि आप जब रिटायर होंगे आपको 40% कॉर्पस का एन्युटी लेना पड़ेगा। वो आज की तारीख में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी देती है, टॉप इंश्योरेंस कंपनीज जो भी आप आपके घर के आसपास हो सर्विस करने के लिए, उससे आप ले लीजिए। वो आपका मान लीजिए 1 करोड़ रुपए अगर कॉर्पस इकट्ठा है, उसमें 40 लाख वहां पे गया, 40 लाख का 6/1/3% आपका मंथली एन्युटी आती रहेगी एनुअल बेसिस पे, एंड उससे आपका एक सॉर्ट ऑफ इनकम बंद ही रहेगी। हम म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी करते हैं, एसआईपी का रिवर्स की सिस्टमिक विड्रॉल करेंगे, हमको पैसा चाहिए तो एक पोर्शन आपका एनपीएस से आ रहा है, एक पोर्शन यहाँ से आ रहा है, तो बैलेंस होके वो आपका आता रहेगा। आपने कहा कि हमें जब शुरुआत करनी चाहिए और जब हम पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो स्मॉल कैप में हमको एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहिए, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स के साथ एक बात जो है कि अगर कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जाता है 4 से 5 साल के लिए, देन इट्स क्वाइट वोलेटाइल। और जब बाजार गिरता है तो दड़ाम से गिरता है और सबसे ज़्यादा पिटाई जो होती है वो स्मॉल कैप्स की होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये उल्टा होता है। ऑप्टिकली आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप आज की तारीख में मान लीजिए पिछले साल भर से हम जैसे सुन रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो नहीं आ रहा है। नहीं। आप अगर पिछले साल भर का सितंबर टू सितंबर आज निकालेंगे, मेरे हिसाब से स्मॉल कैप और लार्ज कैप के परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमको लगता है ऊंच नीच हो रही है जी। गोरे के पास जब पैसा ही नहीं है स्मॉल कैप में बेचने को, बेचेगा नहीं। बेचेगा कौन हिंदुस्तान में स्मॉल कैप में? हम ही लोग बेचेंगे। कंपैरेटिवली हमारा एक्सपोजर इन इक्विटी मार्केट इज स्टिल लेसर देन द इंस्टीट्यूशन, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो मेरे हिसाब से जिस दिन भी गोरे को लगा कि यूएस में ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा, यूरोप में आएगा, वो पैसा यहाँ से निकालेगा कहाँ से? जो उसके पास है वही बेचेगा, तो वोलेटिलिटी वहां पे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को, जैसे लेना नहीं चाहिए नाम लेकिन ले सकता हूँ, कि अगर रिलायंस का स्टॉक था, मेरे को इसलिए ध्यान है, मैंने खुद एक्सपोजर लिया था, तो 800 रुपए के आसपास था। चीन वाला एपिसोड हुआ गलवान का, 2600-2700 तक गया। जियो फाइनेंशियल स्प्लिट हुआ, वो पैसा उनका बन गया। आज की तारीख में 2600 तो है नहीं रिलायंस। अगर उसी टाइम पे किसी ने जेन माइक्रोसिस्टम या अस्त्रा माइक्रोसिस्टम टाइप के स्मॉल कैप लिए थे, या वो छोड़ दीजिए, स्विगी जोमेटो जो नई लिस्टिंग हुई थी, दिक्कत क्या है, हमारा हिंदुस्तान में इंडेक्स जो है ना, उसमें स्मॉल कैप का उतना प्रेजेंटेशन नहीं है। सो आज की तारीख में अगर मेरे को, जैसे मार्केट में सुनते होंगे सबको, प्लेटफॉर्म प्ले कि CDSL, NSDL, स्विगी, जोमेटो टाइप के अगर कोई स्टॉक लेने, वो इंडेक्स में स्विगी और जोमेटो तो अभी आ गए हैं, जियो फाइनेंशियल अब आ गए, बट शुरुआत में तो नहीं थे। तो मेरे को चाहूं ना चाहूं, मेरे को कंपाउंडिंग का होगा, स्मॉल कैप सेगमेंट में होगा। और डरना इसलिए अब बंद करना चाहिए। हमको पहले तो एक सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में
ग्रोथ की तरक्की होगी, हम डिबेट करते हैं 6%, 8%, 10%। आज से 5 साल बाद हिंदुस्तान की जीडीपी यहाँ होगी, इससे बेटर होगी, इससे खराब होगी। अगर बेटर होगी तो अनलिस्टेड कंपनी आएंगी, एग्रीकल्चर प्रॉब्ली कुछ लिस्ट होगा, कुछ और छोटी कंपनी लिस्ट होंगी। आपको डेटा दे सकता हूँ, यानी ये थोड़ा डेटेड है। मैंने अपने इन्वेस्टर मीटिंग के लिए एक डेटा निकाला था जनवरी 2025 में, एंड जो सबसे लार्ज कैप कंपनी थी 2019 में, वो लार्ज कैप लोग टिपिकली क्या कहते हैं, शुरुआत की 100 कंपनियां, फिर 100 से 250 तक मिड कैप, 250 से 500 पहले मानते थे। अब स्मॉल कैप 500 नहीं है, 1000 हो गया। हजारों। अभी सारे फंड हाउस भी करीब 1000 कंपनी तक ट्रैक कर रहे हैं, गिव और टेक, प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन टीम के हिसाब से। तो जो लार्ज कैप थी उसकी मार्केट के पर हमारी 1000वीं कंपनी हो गई है। तो वी हैव ग्रोन दैट मच इन मार्केट, तो मार्केट में डेप्थ आ गई है। तो वोलेटिलिटी इन दैट सेगमेंट विल बी स्लाइटली लेस गोइंग फॉरवर्ड इज माय सेंस। एंड पिछले 2-3 साल का आप डेटा देखोगे वैसे आपको दिखेगा। और आज की तारीख में हम जिस रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, हमको खोने के लिए कुछ नहीं है। सो हम रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है। जैसे हम गांव में कबड्डी खेलते हैं, आखिरी एक तरफ प्लेयर बचा है तो उसको क्या पाली बदल जाएगा। सो अब उसको क्या, या तो खड़ा होकर इंतजार करे कोई आगे जो छू देगा, या जाके कोशिश 2-3 लोगों को छू के आ जाए। तो वो खतरा ले ही रहे हैं लोग। रिटेल इन्वेस्टर खतरा लेना ही लेना है, बगैर खतरे के तो आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा। तो इसलिए वहां पे रखना चाहिए। आपको ये खाली ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप एक बहाव में बाजार के अपना 100 का 100 रुपए स्मॉल कैप में डाल दें। इसीलिए मैंने वो स्प्लिट किया 50 का। आप 5 स्टेज में देखिए। आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए? कोई आइडियल नहीं है इसमें, एंड कोई अगर आके आपको बोलेगा कि ये आइडियल मिक्स है, पता नहीं। ये सबकी परिस्थितियां अपनी अपनी है। जैसे मैंने 25 साल पे चालू किया, मेरे लिए आइडियल मिक्स था कि मैं 25 से 50% स्मॉल कैप आ गया। मेरा बच्चा आज की तारीख में अगर चालू करता है, उसने जैसे जॉब लास्ट ईयर ज्वाइन की, उसने कहा पापा SIP चालू करते हैं, तो आई स्टार्टेड 100% फॉर हिम इन स्मॉल कैप, बिकॉज जो मेरी रिक्वायरमेंट थी किराया देने की, बंबई में खर्चा उठाने की, उसके पास नहीं है। तो परिस्थितियों के हिसाब से आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन थंब रूल इज, कभी भी आप कितनी भी अच्छी परिस्थिति में रहो, 60 से 65% से ज्यादा आपका स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी मार्केट अगर उल्टी पड़ी और उस टाइम आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो निकालने के लिए वो बाकी 30-35% है। एंड दैट्स व्हाई दैट हाइब्रिड लिक्विड इमरजेंसी कॉर्पस, अगर आपको इमरजेंसी कॉर्पस कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतने बैंक आज की तरफ में सेविंग्स बैंक में 6 से 7% रिटर्न दे रहा है, वहीं पे रखो। आपको जब जरूरत पड़ेगी आप ATM से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो जरूरी है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द ओनली कांस्टेंट। करेक्ट। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं सर, तो म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी स्कीम्स होगी। हाउ मेनी ऑफ देम? आई थिंक इट्स मोर देन 4000। सो 60 फंड हाउसेज हैं। हर फंड हाउस में कम से कम ऑन एन एवरेज 50 से 60 स्कीमें होंगी। 50 से 60 में हमारे लिए तो कुछ काम करती नहीं है। तो इतनी स्कीम्स में हाउ डू यू सिलेक्ट? आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि दिस इज द स्कीम दैट ओके, इफ मैंने अभी नौकरी शुरू की है, थोड़ा सा पैसा बच रहा है और 250 रुपये जो स्मॉल छोटी SIP से शुरू करता हूँ, तो कैसे चूज करूँ, कहाँ डालूँ? देखिए, आपको स्कीम नहीं चूज करनी है, पहले आपको चूज करना है फंड हाउस। ओके। सो आज की तारीख में 50 फंड हाउसेज, 60 फंड हाउसेज हैं। मेरा रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिंपल एक सजेशन है, आप ऐसा फंड हाउस चूज करें जिसने 2-4 बार का मार्केट में उतार चढ़ाव देखा हुआ है। ओके। बिकॉज होगा क्या, मान लीजिए अगर शरद टंडन ने एक फंड हाउस चालू किया होता 2020 में, उसने तो खाली उतार चढ़ाव ही चढ़ाव देखा है। तो मैं परफॉर्मेंस मेरी शरद टंडन में सारी स्कीम यहाँ पे होती। अब गीतू ने एक चालू किया होता 2016 में, तो वो थोड़ा नीचे गया ऊपर गया तो उसका एवरेज होता। बट एडवांटेज क्या है, गीतू ने ये नीचे भी देखा है ऊपर भी देखा है, तो उसका जो कॉल होगा मार्केट पे थोड़ा फार मोर बैलेंस्ड होगा। सो जो फंड हाउसेस हैं पिछले 20 से 25 साल से चले हैं, रिटेल इन्वेस्टर के लिए आइडियली वहां पे रहें। डोंट चेज 2% ज्यादा रिटर्न। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शरद टंडन प्राइवेट लिमिटेड फंड हाउस एक है, वहां पे 2% ज्यादा के लिए डालिए। आपको डालना पड़ेगा, मान लीजिए SBI है, HDFC है, ICICI है, आदित्य बिरला है, टाटा है। आपको जिस कॉर्पोरेट प्रॉपर पे फंड हाउस पे आपको विश्वास हो, आपका कंफर्ट ज्यादा हो, आपके आसपास उसका ऑफिस हो, उस फंड हाउस में जाइए। अगर सब स्मॉल कैप चलेंगे तो शायद इनका 11 देगा, शरद टंडन प्राइवेट में 12 देगा या 8 देगा, लेकिन आप उस मार्केट में तो रहेंगे।
पहले स्टार्ट वहां से कीजिए। जब तक आप शुरुआत में अपना पैसा डालेंगे, और एक आदमी ऐसा पकड़िए जो आपको कृष्ण की तरह हाथ पकड़ के, कृष्ण को भी सुदामा की जरूरत थी, उसी तरह सुदामा को कृष्ण की जरूरत थी। गाइड, गुरु एक चाहिए। अब वो गुरु आपकी एज का भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, किताब से पढ़ा हुआ भी हो सकता है, कोई एक जिसने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सकती है। अब वो आपको खोजना है, तो वो बिहेवियरल साइंस, हमको ये देखना है जो आदमी आपसे आके ट्रांसपेरेंटली आपकी भाषा में बात कर पाए, आपसे झूठ ना बोले। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 25-30 साल में एक चीज सिखाता है, आपको उस फंड में होने की जरूरत नहीं है जो हमेशा अच्छा करे। आपको उस फंड में होने की जरूरत है जो मार्केट जब गिरे कम गिरे। करेक्ट। तो आप क्वार्टाइल 1 जैसे हम लोग बोलते हैं टॉप परफॉर्मिंग, आई डोंट चेज इट। मैं अपने इन्वेस्टर के लिए भी नहीं करता हूँ। मेरे लिए आइडियल फंड क्या है, जहां पे मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर हो। अब आप रिटेल में तो रिस्क एडजस्टेड समझें, तो आप समझ लीजिए जो कंसिस्टेंटली हर बार क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 1 में रहता है, वैसा फंड। ऐसा नहीं कि एक महीना आया अगले क्वार्टर में नहीं आया। पिछले 10-12 क्वार्टर में जो कंसिस्टेंटली 8 से 10 बार वहां पे क्वार्टाइल 2 में, आप उसको लीजिए। मोर ऑफन देन नॉट योर कॉल विल बी राइट। और नहीं है तो आज की तारीख में इतने फंड हाउसेस की वेबसाइट है, एमपी की वेबसाइट है, मेरी खुद की कंपनी की वेबसाइट पे जैसे है, आपको ऐप मिलेंगे। आप कैलकुलेशन डेटा देखिए, सब जगह मिला है। ईटी पे मिलेगा, आपके खुद के ऑनलाइन चैनल में कुछ भी ब्लॉग्स मिलेंगे, आप देखेंगे एक्चुअल डेटा देखिए। मेरा एक ही कहना है कि कोई आदमी आपको बोले जो चीज जरूर से ज्यादा अच्छी है, जैसे गांव में कहा जाता है ज्यादा शक्कर में चींटियां लगेंगी, वैसे विश्वास नहीं करिए। आप उससे एक सेकंड क्वेश्चन पूछिए कि भैया ये हो गया तो क्या होगा। वो सेकंड क्वेश्चन में आपको यथार्थ पता चलेगा। जैसे हम बोलते हैं पीलिंग ऑफ द अनियन, वो करना ही पड़ेगा, वो अपने आप ही करना पड़ेगा आपको। मैं कुछ भी बोलूंगा उसमें कुछ है नहीं। शरद जी, आजकल का ज़माना ऐसा है कि जो यंगस्टर्स है उनको 56 भोग पहले में ही चाहिए। दे आर नॉट फर्स्ट डिसिप्लिन नहीं है, और उनको जल्दी पैसा कमाना है। दे वांट कि क्विकली पैसा कमाएं। तो कैसे कमा सकते हैं? फिर तो क्या कैसीनो चलना पड़ेगा हमको। जो नेपाल के आसपास बॉर्डर पे, वो नेपाल जा सकते हैं। और मेरे को जल्दी अमीर होने का कोई रास्ता आज तक मिला नहीं, होगा भी मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मैं एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, मैं अपने लड़के को भी देता हूँ, सेम एडवाइस देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ जो 20 से 30 साल का सो कॉल्ड 2000 के बाद की पैदाइश वाले बच्चे हैं, उन्होंने हमेशा इंटरनेट के ज़माने में पॉजिटिव ही देखा है। अब हमारे सबसे बड़े हिंदुस्तान में इक्विटी के गुरु हम जिनको मानते हैं, राकेश जी, राकेश झुंझुनवाला। मेरा अपने बैंकिंग करियर में 2 बार इत्तेफाक से उनसे मुलाकात, उनके अकाउंट मेरे पास स्टैंड चार्ट में थे। एंड 2007-8 में भी वो जितना फिलैंथ्रोपी करते, जितना चैरिटी काम करते, हम आज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका टाइटन सबको याद है। ILFS नहीं ध्यान होगा, DLF नहीं ध्यान होगा। हर आदमी का जो जीता हुआ घोड़ा होता है वो सब ध्यान करते हैं, लेकिन हारा भी होता है। ये जीतने वाला घोड़ा चूज करने के लिए राकेश जी ने शायद 100 स्टॉक देखे होंगे। करेक्ट। आई एम श्योर रामदेव जी से आप पूछेंगे तो वो भी एस्कॉर्ट्स के अलावा 50 स्टॉक और बताएंगे जहां पे उन्होंने पैसा खोया भी होगा या उतना नहीं बनाया होगा। हमारे पास राकेश जी, रामदेव जी टाइप की एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो दिन भर मार्केट में थे जी। तो हम रिटेल इन्वेस्टर, हम क्या कर सकते हैं, हम वो फंड हाउस और वो फंड मैनेजर खोज सकते हैं जो एक कंसिस्टेंटली 10 से 15 साल स्कीम चला रहा है, जिसने 2-4 बार का उतार चढ़ाव देखा है मार्केट का। वहां पे हम पैसा डालें। लेकिन एक ही चीज से आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि बच्चे आजकल के प्लानिंग नहीं करते। बच्चे बहुत प्लान करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उनका प्लानिंग में क्या है ना, उनकी रिटायरमेंट 30 पे ग्रेटिफिकेशन वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। Okay. हमको बचपन से सिखाया गया, बेटा अगर गाड़ी खरीदनी है तो आज बाइक से काम चलाओ, गाड़ी बाद में खरीद लो। आज की तारीख में बच्चे को अगर फोन खरीदना है तो सीधे आईफोन पे जाता है। अभी आईफोन अपग्रेड आया तो आई एम श्योर कि आप कंजम्पशन नंबर देखें हिंदुस्तान में कई लोग बदल लेंगे, जरूरत नहीं होगी। मेरा एक ही सबसे अनुभव के आधार पे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी बच्चे तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कि जब खर्चा करना हो एक बार आप कदम रोक के ये सोचें जरूरी है, लगे जरूरी है, एक बार और सोचें, 2-3 बार सोचें। आज आप सोचेंगे, सो जाएं, अगले दिन सवेरे उठ के सोचें। मैंने अपने अनुभव से देखा है, जब आप 10 बार ऐसा एपिसोड करेंगे तो 10 में से 8 बार आपको लगता है ये चीज की जरूरत नहीं है।
तो अपने आप वो कदम रुक जाते हैं। एंड मैं एक एग्जांपल देखा था मोनिका हलन जी का पॉडकास्ट, आई अप्रिशिएट हर इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी, आई थिंक शी कोटेड दिस इफ आई गेट इट राइट, कि उन्होंने अपनी डॉटर को कैसे सिखाया। उन्होंने अपनी डॉटर को एक दिन किताब खरीदने के लिए 200 रुपए दिया। सो जैसे यहाँ दिल्ली में आप कनॉट प्लेस के आसपास ओल्ड बुक्स शॉप है, तो बॉम्बे में फाउंटेन के पास है, तो समवेयर देयर शी गिव, एंड उन्होंने अपनी डॉटर से कहा तुमको एक डिसीजन करना है, 200 रुपए खरीदो, एक नई किताब खरीद सकते हो, यू विल गेट वन। 200 रुपए से तुम जाके शायद ये सेकेंड हैंड खरीदोगे, किताबें वही होंगी लेकिन 3 मिलेंगी। ये डिसीजन हमको करना है। फॉर्चुनेटली शी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि डॉटर चूज द सेकंड ऑप्शन, कि बुक्स आर हैंड मी डाउन, नॉलेज डजंट चेंज, शी टुक दैट। वो डिसीजन मेकिंग बच्चे आजकल अपने आप करेंगे, उनके पास डेटा पॉइंट्स है। मेरा एक ही है कि एक बार नहीं 2 बार 3 बार डेटा देखें तो शायद आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। चलो जी, एनी मिस्टेक दैट यू हैव मेड? आई मेड अ मिस्टेक। सो मैंने जब चालू किया, व्हाट हैव यू लर्नड, क्या सीखा आपने उससे? सो मैंने पहले अपना पहला फंड हाउस में इन्वेस्टमेंट किया, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, एंड गलती की थी। पहली गलती मैंने की, मैं एक कंपनी में काम करता था, आरपीजी ग्रुप की फाइनेंस कंपनी थी। मैंने वो नौकरी छोड़ के कोठारी पांड्या म्यूचुअल फंड ज्वाइन की, पीपीएफ विड्रॉ कर लिया। तो पहली गलती की मैंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड विड्रॉ कर लिया। उस टाइम अक्ल नहीं थी भैया 5 साल से ज्यादा तुम रखोगे तो टैक्स फ्री है, कंटिन्यूटी रहेगी, फैमिली पेंशन है। लेकिन बचपन मैं 21 साल में नौकरी चालू हुई, 23-24 साल में ये हरकत ही, पैसा निकाला, खा पी गया। यहाँ पे जो पैसा आया आधा खा गया। तो मेरा एक कोठारी पाइनियर में 2 फंड्स थे, and I still remember the name, and both continue still in Franklin Templeton. One was Kothari Pioneer Pharma Fund, and the second was Kothari Pioneer Blue Chip. And this I'm talking in 99 June type का episode. This was pre.com boom. So मेरे बॉस ने कहा तू पैसा इतना लेके आया है, मेरे लिए उस टाइम बड़ी रकम थी, 25-26 हज़ार रुपए थे, तो इसको इन्वेस्ट कर ले। तो मैंने उनसे कहा नाम लेके, अनफॉर्चुनेटली he rest in peace, Asim. He passed away some time back, but first lesson he taught me was to invest. And मैंने अपनी अकल लगाई। एक की एनएवी 10 रुपये 40 पैसा थी, 43 पैसा। एक की एनएवी थी 15 रुपये 20 पैसा। तो मैंने अकल लगाई, यार ये 10 रुपये वाला लूंगा तो ज़्यादा मिलेंगे, 15 लूंगा तो कम मिलेंगे। तो मैंने 10 रुपये वाला लिया। ये 10 रुपये वाला भी मार्च 2000 तक 16 रुपये के आसपास गया, बट ये 15 रुपये वाला 80 रुपये गया। एंड उसके बीच में कोठारी पाइनियर ने 2 बार बोनस दिया, डिविडेंड दिया, स्प्लिट किया, सब कुछ किया। तो 99 to 2000 अगर आप देखेंगे, कोठारी ने जून से लेके मार्च तक हर स्कीम में बोनस, डिविडेंड सब दिया था। एंड वो स्कीम्स फिर कोठारी पाइनियर, ब्लू चिप जो आज की तरह फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, फ्रैंकलिन प्राइमा है, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस है, फ्रैंकलिन फार्मा है, सब में किया था। मेरा पैसा बना। लेकिन उसने मेरे को एक चीज़ सिखाई, हम शेयर कोई अच्छा है या म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी है, उसकी एनएवी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आज की तारीख में जैसे आई थिंक कई फंड हाउसेस के एनएवी अगर आप देखेंगे, ग्रोथ ऑप्शन के आप देखेंगे, क्योंकि उसमें डिविडेंड नहीं जाता है, ग्रोथ जाता है, तो 1000 रुपए के ऊपर भी होगी पिछले 30 साल में। अब मैं 1000 रुपये डालना है तो मेरे को एक ही यूनिट मिलेगी। लेकिन वो फंड ने जो आज की तारीख में पोर्टफोलियो में स्टॉक लेना है, वो 10 रुपए का फंड लेगा, वो भी आज की तारीख में स्टॉक का प्राइस तो सेम ही है, उसकी बाइंग कॉस्ट सेम ही होगी। मेरा 10% रिटर्न यहाँ आएगा तो 10% यहाँ पे भी आएगा, सेम स्टॉक चला तो एनएवी हैज गॉट नो मीनिंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ कॉल टू इन्वेस्ट। अच्छा, बट स्टेइंग लॉन्ग टर्म डज। ओके। दूसरी मिस्टेक मैंने की, एंड मैं भी क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आता था, मैंने पिताजी का रिटायरमेंट के पता, माय डैड रिटायर्ड इन 2000। तो मैं पापा से बोला, नया आना था, जोशीला आदमी की, पापा फंड में डालते हैं, फंड में डालते हैं। तो पापा ने कहा बेटा ये 1 रुपया तुम्हारे पास है, मैं इसके बारे में पूछूंगा तुम क्या कर रहे हो, ये डूब जाएगा, मेरे को पास आना नहीं। अब हमने जिंदगी में कभी उतना पैसा देखा नहीं था, कोई हमको लाख रुपए दे दे और कहे भैया भूल जाओ, तुमने कभी देखा ही नहीं था। सो हमने उनकी, मेरे को याद है आज तक, स्कीम ब्लू चिप में और इन्फोटेक में डाला था पैसा। 4 महीने में वो पैसा प्रैक्टिकली डबल हो गया। मैं निकाल के पैसा पापा को दिया कि पापा बाद में गाली नहीं गिर जाएगा तो। लेकिन आज वो पैसा रखा रहता। मेरे पिताजी शायद मेरे को ज्यादा आशीर्वाद दे रहे होते, आज भी देते हैं। बट वो 2 लाख रुपए आई एम श्योर वुड हैव बीन क्लोजर टू 5-6 करोड़ बाय नाउ। अब ये गलतियां हैं। सो ये दोनों एग्जांपल दिखाती है, लोएस्ट एनएवी एंड लॉन्ग टर्म आर वेयर वी नीड टू मेक अ कॉल। सो व्हाट वुड यू एडवाइज टू न्यू इन्वेस्टर्स ब्रीफली? पहला तो है, जैसे
हमको बचपन में माँ ने बाबूजी ने सिखाया है कि कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ नहीं करना है, जल्दी उठो, रोज नहाओ, रोज मंजन करो, वेरी बेसिक। वैसे ही आप जिस दिन नौकरी चालू करें 50 रुपए 100 रुपए जो भी हो किसी तरह सेव करने लगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में 250 से नीचे सेव कर रहे हैं तो आप अपना पिगी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में सेव करें। सेविंग की आदत अगर आपको पहले दिन से पड़ गई तो ये हमेशा दिस विल कंपाउंड, बिकॉज आप 1% सेव करें वो हमेशा ही बढ़ता जाएगा एंड वो आदत नहीं छोड़िए। अगर आपको कुछ मेरे अनुभव से सीखने को मिला, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको 2-4 लोगों को दिखाएं जो कुछ अपना भला हो पाए, एंड आई एम श्योर मेरे पिताजी मेरे से खुश होंगे। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखा कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। धन्यवाद गीतू, मेरा सौभाग्य। थैंक यू।